शनि बहुत डराता है लोगों को। जब 7.5 आती है, जब ढैया आती है, या फिर शनि से रिलेटेड कोई आपकी महादशा आ जाए, ये लोगों डरते का हैं लोग। भ्रम है। अच्छा, ये जो राहु भ्रम कहते हैं ना, तो ये हाँ। लोगों का भ्रम है। शनि खराब नहीं होता है, शनि बहुत अच्छा ग्रह है। लेकिन मेरे सुनते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स खुद कहते हैं कि शनि की 7.5 ये वो सावधान हो जाओ। डराने वाली बात है। एक सिद्धांत आप समझ लीजिए, शनि से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। ओके, शनि है कर्म फल दाता। अपने कर्मों को सुधार लीजिए, शनि स्वयं फल बढ़िया देगा। हेलो, हाय, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों के साथ मैं मौजूद हूं। मेरा नाम तुषार कौशिक, आप जानते ही हैं। और एक और पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे ज्योतिष पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको लेकर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को विश्वास हो सकता है बहुत सारे लोगों को विश्वास ना हो। बहुत सारे लोग ज्योतिष को मतलब नहीं मानते होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो रोजाना सुबह न्यूज़पेपर पलटकर या किसी वेबसाइट पर अपना डेली हॉरोस्कोप चेक करते होंगे, अपना दैनिक राशिफल चेक करते होंगे। मुझे याद है बचपन में एक अखबार में दैनिक राशिफल आता था, हर रोज मैं उसे पढ़ा करता था। आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो ज्योतिष को समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल लोग करते हैं कि मजाक के अंदाज में कि भाई किसी को क्या पता कि कुछ समय बाद क्या होने वाला है। ज्योतिष में भी लोग ये सवाल करते हैं कि भाई अगर बताने वाले को सब कुछ पता है तो उसके साथ आगे क्या होने वाला है, क्या उसको पता है। तो बहुत सारे ऐसे सवालों को लेकर मैंने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट किया जाए और आप लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है, उसके बारे में आपको भी समझाया जाए और थोड़ा मैं भी समझ लूं। तो इसके लिए मैंने कांटेक्ट किया शिवांगी निर्भय से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और एक लेगेसी है उनके साथ, क्योंकि उनके फादर और उनके भाई जो हैं वो एक बहुत अच्छे जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, और उन्हीं की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रही हैं शिवांगी निर्भय। ये उत्तर प्रदेश का एक तीर्थ है, सोरो शुकर क्षेत्र, वहाँ से आती हैं, और इनका बॉर्न एंड बॉट अप वहाँ पर हुआ। और अब ये दिल्ली एनसीआर में रहकर इस बारे में लोगों को बताती भी हैं, प्रेडिक्शंस भी करती हैं, बहुत सारे चार्ट्स को रीड भी करती हैं। तो ठीक है, आज ज्योतिष को समझने के लिए, एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए सीधे मैं आपको उनके साथ कनेक्ट करता हूँ इस पॉडकास्ट में। और आप लोगों के भी कोई सवाल हों तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिएगा, मैं वो जवाब भी आगे आने वाले पॉडकास्ट में लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लगता है आज आपको बहुत कुछ समझ में आएगा अपनी राशि के बारे में। आप अपनी राशि जरूर जान लीजिए अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर आपकी राशि पर क्या इस समय असर है और आपकी राशि क्या आपको बताती है, ये सब कुछ आप जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो एंड वेलकम शिवांगी निर्भय जी, आप कैसे हैं? पहले तो बताएं मुझे। सर मैं बहुत अच्छी हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया। नहीं, बुलाना ज़रूरी भी था, क्योंकि आपसे अब तक जो मेरी बातें रही या एस्ट्रोलॉजी को लेकर जितना मैं क्यूरियस था, वो ऑफ द कैमरा अभी जब हमारी बात हो रही थी तो बहुत सारी चीज़ें, डाउट्स क्लियर हो रहे थे मेरे। तो मैं सबसे पहले अभी जो आप चीज़ें मुझे बता रहे थे, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप व्यूअर्स को बताओ। एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा एक ऐसा टैबू बना हुआ है कि लोगों को समझ नहीं आता कि विश्वास करना चाहिए कि विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, डिलेमा में रहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी एक धंधा है या फिर ये एक ऐसी विद्या है जो सच में आपको आपका फ्यूचर या आपके प्रेजेंट लाइफ के बारे में जो कियोस्क है उसको सॉल्व कर सकती है। क्या है एस्ट्रोलॉजी? पहले हम सबसे पहले जानेंगे ज्योतिष है क्या और कहाँ से इसका उद्गम हुआ है। तो ज्योतिष विद्या जो है वो वेदों से निकली हुई है, इसका उद्गम वेदों से है। और जो 6 शास्त्र हैं उनमें ज्योतिष शास्त्र सबसे प्रमुख शास्त्र है। कहा जाता है भूत भविष्य वर्तमान बताता ज्योतिष शिरोमणि अपने साथ भाग्य को लेकर आता। अच्छा। तो हमारा जो भाग्य है वो ज्योतिष के अनुसार ही बनता है। ज्योतिष में सौर मंडल में जैसे 9 ग्रह हैं, वो अपनी जगह पूरे सेट होते हैं, उनकी अपनी एक कक्षाएं हैं, सबकी वही हैं। लेकिन जब इंसान का जन्म होता है तो वो अपने साथ किस नक्षत्र में है, कौन सा ग्रह किस राशि में है। तो अब जैसे मंगल है तो मंगल मेष राशि का स्वामी है, तो उसमें जो नक्षत्र उसके आ रहे हैं, जैसे कृतिका हो गया, भरिणी हो गया, तो अब किस नक्षत्र में हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंसान का नक्षत्र जो है वो कौन सा है, कौन सी राशि है। और ज्योतिष के बारे में सबसे प्रमुख बात जो है वो तुषार जी ये है कि ज्योतिष से आपको मार्गदर्शन मिलता है। ज्योतिष आपकी नेत्र ज्योति है। आपके पास नेत्रों में अगर ज्योति नहीं होगी तो आप रास्ता देख पाएंगे?
बिल्कुल। नेत्रविहीन व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता। तो ज्योतिष जो है वो हमको रास्ता दिखाती है। अभी आपने मुझे एक एड्रेस दिया था कि नोएडा सेक्टर 6 में आपको पहुंचना है, तो मैं कैसे आई? मैंने लगाया जीपीएस से आई। तो आपकी कुंडली में ये जीपीएस का काम करती है। भाग्य लेकर आप आ गए अपने सारे, ज्योतिष में लिख के आ गया, लेकिन अब उसको हमें दिशा दिखाने वाला कौन है? ज्योतिष है। इवेंट होना प्लान्ड होते हैं पहले से ही कि आपके जीवन में घटनाएं क्या होने वाली हैं, लेकिन उन घटनाओं को हम ज्योतिष की मदद से रोक सकते हैं, ठीक कर ज्योतिष सकते हैं। चलता कैसे है? ज्योतिष शास्त्र किस चीज पर बेस्ड है? और ये किसी की भी कुंडली में मैं कहता हूँ ठीक है, ग्रह है, नक्षत्र है, राशि है, ये बहुत बेसिक सी चीजें जो हम सब जानते हैं, लेकिन ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए किसी को भी। ये जो ज्योतिष शास्त्र है बना कैसे और चलता कैसे है? जी बिल्कुल ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के बिना मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ओके। ज्योतिष आपके एक एक पल की होरा, संहिता, ये सब कुछ ज्योतिष के पार्ट हैं, सिद्धांत। उनके हिसाब से आपका एक एक पल का घट और पल, एक एक पल की आपकी भविष्यवाणी ज्योतिष से हो सकती है। आपकी मृत्यु की तक भविष्यवाणी ज्योतिष बता सकता है। बिल्कुल बता सकता है। तो ये ज्योतिष जो ग्रहों पर चलता है, ये ग्रह कैसे चलते हैं, ये ग्रह कैसे किसी की कुंडली में कैसे उसका भविष्य बनाते हैं, कैसे होता है ये सब? 9 ग्रह हैं। ज्योतिष जो है समझने वाली चीज है। 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, 12th हाउस, 9, 12 और 12 और 27, ये है इसका खेल पूरा। अब आप 9, 12, 12, 27 आपने ये बताया। 27 9 ग्रह, ठीक है, 12 घर जो भाव हैं हमारे, 12 राशियां, 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र में हमारे 27 नक्षत्र के 4 चरण, ठीक है। उन 4 चरण में 9 पद होते हैं। मतलब ज्योतिष की एक राशि जो होगी, अगर हम मेष राशि की ही बात करें तो उसमें 2.25 राशि आएगी, नक्षत्र आएंगे। कैसे? हमारा हो गया 9 पद हैं, तो इसमें अनुराधा आ गया, उसमें कृतिका आ गया और भरणी का एक चरण आ गया। इस तरह से होता है। तो आपके जन्म के साथ आपको एक अक्षर मिलता है, तो वो नक्षत्रों पर ही बेस्ड होता है। जैसे हम कहते हैं कि नामकरण आ मिला संस्कार है, में, चू मिला है, ला मिला है। जो मैं मेष की बात कर रही हूँ उसके ये अक्षर हैं। तो ये सारे हमको नक्षत्रों से मिलते हैं। अब सौर मंडल में सारे ग्रह हैं, उसी टाइम आपका जन्म हुआ है, तो जिन जन्म नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है उसी से आपका नाम आपको मिलता है। तो सोचिए आपका नाम भी ज्योतिष से ही आपको मिल रहा है। यानी कि नामकरण संस्कार में जो पंडित आपको नाम का अक्षर बता रहे हैं वो बेसिकली आपके नक्षत्र से आपको मिला है। बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं कि नाम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि उसका असर आपकी लाइफ में आता है। असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि ग्रह राशियां होती हैं। राशि आप पर, राशि का एक स्वभाव होता है, हर राशि का एक स्वभाव होता है, तो वो स्वभावगत हर व्यक्ति में जाएगी। एक राशि के जितने भी व्यक्ति होंगे, कुछ सामान्य मूलभूत जो होते हैं गुण, वो हर किसी में मिलेंगे। राशिगत स्वभाव हर किसी में मिलेगा। जन्म कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं वो डिपेंड करता है आपके, उसके हिसाब से चीजें अलग होती हैं। लेकिन मैं अभी बात राशि और नक्षत्र पर कर रही हूँ। अच्छा, ज्योतिष में सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी आपने कई सारी वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जैसे नक्षत्र, आपने पद बोला, आपने राशि बोली, आपने भाव बोला, आपने ग्रह बोले, इन सब चीजों में क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है? सबसे ज्यादा मायने जो रखती है ना, वो हमारी राशियां और जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अच्छा। वो मायने रखता है। और फिर लग्न में आपके क्या बैठा हुआ है, जैसे 12 भाव हो गए, हर भाव का अपना अपना असर है। कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, किसकी डिग्री कितनी है, ये सब चीजें मायने रखती हैं। ओवरऑल एक चीज नहीं, मतलब ज्योतिष में सारी चीजें ही मायने रखती हैं। आपने राशियों की बात करी, और सबसे ज्यादा हम जो आम लोग हैं जिन्हें ज्योतिष के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, जी, ठीक है, उनके लिए राशियां सबसे पहले आती हैं। जी, ठीक है, कि भाई मेरी राशि क्या है या किसी और की राशि क्या है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी कुंभ राशि है, जो मेरी जन्म की राशि है। अब तो ये राशि बहुत अच्छी राशि है, सारी राशियों के गुण मिलेंगे कुंभ राशि में। अच्छा। कुंभ राशि सबसे अच्छी राशि बताएगी। ये शनि की ये द्वितीय राशि है। प्रथम राशि मकर है, द्वितीय राशि कुंभ है, लेकिन ये सब राशियों का निचोड़ है, ये समझ लो। तो ऐसी 12 राशियां हैं जी। 12 राशियों के बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी राशि क्या होती है और कैसे ये राशि का चक्र कैसे चलता है, पूरी राशियां कैसे चलती हैं? बिल्कुल। सबसे प्रथम राशि जो है वो मेष है, इसका स्वामी मंगल है। अब इस राशि के जितने भी लोग होंगे उनमें एक चीज कॉमन पाई जाएगी, नेतृत्व शक्ति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मंगल सेनापति है। बहुत अच्छी नेतृत्व शक्ति होगी। ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी इन लोगों की। ये लोग
बहुत स्पष्ट वक्ता होंगे, जो भी है मुंह पे बोल दिया, डरना नहीं है, डरते बिल्कुल नहीं है, निर्भीक हैं ये लोग। दूसरी सबसे एक खराब पॉइंट भी होता है, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और उसमें उग्रवादी भी बन सकते हैं। उग्रवादी मीन्स कि आग बबूला होके एकदम से कुछ कह दिया लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ नहीं है। इस राशि का ये स्वभाव हर किसी में आएगा, थोड़ा कम ज्यादा वो कुंडली पर डिपेंड करता है, ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। लेकिन राशि की अगर हम बात करें तो ये मेष राशि का हो गया। दूसरी आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि में क्या है, उसका आपने देखा होगा वो बैल है, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, ठीक है। अब शुक्र की राशि है, लेकिन इसमें एक चीज होती है इनके साथ कि ये लोग विलासता पसंद होते हैं, लग्जरी चाहिए। विपरीत लिंगी इनकी तरफ आकर्षित होगा, ये भी आकर्षित होंगे और वो भी आकर्षित होगा, ये इनका गुण होता है। आप जो राशियों के लोग जो हैं, जिनकी भी जो भी राशि है, उनके नेचर बता रहे हैं। ये नेचर बता मुझे लगता है बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे अपनी अपनी राशि के लिए। बहुत सारे रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन ये कॉमन चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, कॉमन चीजें हैं ये राशि का स्वभाव है। ये बहुत सीधे होते हैं, परिश्रमी होते हैं। आपने कभी बैल को देखा होगा, खेतों में आराम से वो जोतता रहता है जब, ठीक है। लेकिन आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि सांड को जब लाल कपड़ा दिखाओगे तो छोड़ेगा नहीं, सींग वो आपके पेट में ही मारेगा। तो ये लोग ऐसे भी छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है, प्यार से इनसे आप इनकी जान भी ले लोगे। एक कहावत जो कहते हैं, पर छेड़ो मत। तीसरी राशि के बारे में हम बात करें, मिथुन राशि। अब ये बुध की राशि है, तो बुध वाले लोग बुद्धिमान भी होते हैं और बुद्धू भी होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर इनमें जो क्वालिटी देखी जाती है वो बुद्धिमत्ता वाली ही देखी जाती हैं। ऐसे लोग बहुत सीधे होंगे, सरल स्वभाव के होंगे, बुद्धिमान होंगे। इनकी वाणी इनके लिए बहुत फायदा देती है, वाणी से रिलेटेड क्षेत्र में होंगे ये। ओके। अब इनके लिए व्यवसाय की अगर बात करें तो अकाउंटेंट हो गए, वो बुध का ही प्रभाव होता है उनका, कुंडली से हो या राशिगत बात कर रही हूँ। अकाउंटेंट हो गए, बैंकिंग सेक्टर में हो गए, ये सारे आपको मिथुन राशि वाले मिलेंगे। अब चौथी राशि आती है कर्क, जो कि चंद्र की राशि है। अब चंद्र का स्वभाव कैसा है, चंचल। चंद्रमा चंचल है, घटता है, बढ़ता है, सभी जानते हैं ना। तुषार जी आप ये बताइए, पूर्णिमा से वो अमावस तक घटते हुए क्रम में जाता है, बिल्कुल, और जब अमावस आती है तब से बढ़ते हुए क्रम में जाता है। तो ऐसा ही स्वभाव इन लोगों का होता है, क्षणिक तुष्टा क्षणिक रुष्टा, मतलब तुरंत प्रसन्न है, बहुत खुश है, मन बहुत बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत खुश हैं हम, मनमौजी हैं ये लोग, जो मन में आया वो कर रहे हैं। अब केकड़ा है उसका, तो केकड़ा क्या करता है, चुपचाप से बैठा रहेगा, लेकिन जकड़ेगा तो फिर वो जकड़ लेगा, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छी राशि भी बताई गई है ये कर्क राशि, क्योंकि सौम्य बहुत होते हैं ये। चंद्रमा का इन पर पूरा पूरा प्रभाव होता है, जल वाली जगह से इनको लाभ होता है। किसी भी जलीय स्थान पे चले जाइए, उसी जगह इनका कार्यस्थल होगा, उसी जगह इनको लाभ मिलेगा। अगर इनके जन्म स्थान पर जल वाले क्षेत्र नहीं है तो इनका कार्यस्थल उसी जगह होगा जहाँ जल होगा, वहीं से इनको फायदा होगा। अब बात करते हैं पांचवी राशि, सिंह राशि के बारे में। तो सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है, सिंह जब गर्जना करे चारों तरफ लोग डर जाते हैं। तो ये ऐसे होते हैं, और ये लोग आपको ज्यादातर या तो प्रशासनिक सेवा में मिलेंगे, राजनेता मिलेंगे, सिंह राशि वाले। अच्छा, ज्यादातर ये लोग, क्योंकि गर्जना जानते हैं ये। शेर अकेला ही काफी होता है, शेर के लिए दुनिया की जरूरत नहीं है, भीड़ की जरूरत नहीं है, वो अकेला अपनी गर्जना कर देगा। बिल्कुल, ठीक है। अब सिंह राशि वालों के जो स्वभाव होता है, ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गुस्सा इनमें भी होता है। सूर्य की तरह ये तेजस्वी होते हैं, सूर्य इनका मालिक है सिंह राशि का, तो ये तेजस्वी होंगे, इनको अलग से ही लोग देख के पहचान देंगे। अब सिंह राशि वाले को बहुत ही तेजस्वी, और उसके चेहरे पर जो तेज होगा वो अलग ही दिख रहा होगा, बात करने में उसके कॉन्फिडेंस लेवल इन लोगों का बहुत ऊपर होगा। ओके। अब इसके बाद आती है हमारी तुला राशि। बहुत बैलेंसर होते हैं ये लोग। तुला क्या है, तराजू है ना, तोल रहा है, तोल मोल के बात करेंगे, बहुत कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बहुत तोल मोल के बात करेंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ये भी शुक्र की राशि है, तो इनमें भी वो स्वभाव देखने को मिलेगा। जो मैंने वृषभ में बताया था, विपरीत लिंगी की तरफ ये आकर्षित होंगे, लोग इनकी तरफ आकर्षित होंगे, अपनी बातों से लोगों को रिझा लेंगे, इनके ये स्वभावगत चीजें होती हैं। तुषार जी अब आते हैं हम वृश्चिक राशि के बाद। वृश्चिक राशि का क्या है, मंगल, उसका भी स्वामी मंगल है, तो मंगल वाला स्वभाव इनके अंदर भी होगा। उग्रता होगी, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, बहुत अच्छे लोग होते हैं। वृश्चिक राशि बहुत पावरफुल राशि बताई है, वैसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत पावरफुल राशि बताई गई है। लेकिन बिच्छू का एक स्वभाव होता है, वो अपने घर में बैठा रहता है, लेकिन जब उसे छेड़ोगे तो डंक मारता ही मारता है।
तो ये उस प्रकृति के होते हैं, अपने मनमौजी रह रहे हैं, इनको छेड़ो मत, जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन आपने इनको टोका, आपने इनको रोका, होता है ना कि रोक टोक करी, तब ये आपको काट ही लेंगे, आपसे अपशब्द बोल ही देंगे। तो इनसे बहुत सीधे सीधे तरीके से बात करो जब भी मिलो, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं। अब आते हैं हम धनुराशि पर। अब धनुराशि का स्वामी कौन है? गुरु। तो ये कैसे होंगे? ये ज्ञानी लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत ही। और एक जो कहते हैं ना सॉफ्ट हार्टेड, बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग होंगे ये इन्हें दीन दुनिया से मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं अपनी, इस धनुराशि के लोग, हाँ, इस तरह की। अब आते हैं हम मकर राशि पर। तो मकर राशि भी एक बहुत पावरफुल राशि बताई है, क्योंकि ये शनि की पहली राशि है, और शनि क्या है? दंडाधिकारी है, ठीक है। न्याय प्रिय होंगे, ईमानदार होंगे ये लोग, और इनको सफलता थोड़ी देर से मिलती है, क्योंकि शनि शनै चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है ना शनि, तो शनि बूढ़ा ग्रह भी है, तो इनको एक उम्र के बाद जाके सफलता मिलती है। अच्छा। अब कुंभ राशि पर आ गए। कुंभ राशि क्या है? ये सारी राशियों का एक निचोड़ है, अगर देखा जाए तो। इसमें सभी के गुण मिलेंगे, चंचल होगा, हंसमुखी, मतलब जो हंसमुख लोग होते हैं वो होगा, ठीक है। और इनमें एक चीज और क्वालिटी पाई जाती है कि ये अपनी बात दूसरों से कैसे मनवानी है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा। वाणी में निपुण होते हैं। अब आते हैं हम मीन राशि की तरफ। मीन राशि फिर गुरु की राशि है। तो मीन राशि में क्या है? वो गुरु की राशि है और गुरु की आखिरी राशि है। तो ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं, इनको पानी बहुत पसंद होता है, जल बहुत पसंद होता है, क्योंकि मीन मछली कहाँ रहना चाहती है? जल में। तो इनको जल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं बहुत पसंद आती हैं। इनको यात्राएं भी जो पसंद आएंगी ना, उस समुद्र किनारे घूमने जाना है इनको, या शिप पर जाना है, बीचेस पसंद है, तो इनको वो सारी चीजें पसंद आती हैं। अच्छा, तो ये पूरा मतलब राशि चक्र है। और आपने कहा कि मतलब किसी का नेचर कैसा होगा जी, ये उसकी राशि पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। राशि पर बहुत हद तक, राशि, गण, नक्षत्र सब कुछ इसमें समाहित है। गणों की बात करें तो देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण, 3 गण होते हैं। उसका भी एक स्वभाव हर इंसान में जाता है। वो असर आता है उसकी लाइफ में, वो भी आता है। मैंने अपनी कुंडली में देखा है, स्टार्टिंग में गण लिखे होते हैं। क्या लिखा है मेरा आगे मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि राक्षस गण लिखा है। राक्षस गण, मेरा भी राक्षस गण ही है। अच्छा, दैट्स सो नाइस। अच्छा, शनि की आप अभी बता रहे थे, राशि चक्रों के बारे में बताया। आई होप बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं उन्होंने अपनी राशि के बारे में जरूर सोचा होगा कि मेरी राशि ऐसी है तो मैं ऐसा हूं या नहीं हूं। तो शनि की भी आप बात कर रहे थे। शनि बहुत डराता है लोगों को, जब 7.5 आती है, जब ढैया आती है, या फिर शनि से रिलेटेड कोई आपकी महादशा आ जाए, ये डरते लोगों का भ्रम है। अच्छा, ये जो राहु भ्रम कहते हैं ना, तो ये लोगों का भ्रम है। शनि खराब नहीं होता है, शनि बहुत अच्छा ग्रह है। लेकिन सुनते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स खुद कहते हैं कि शनि की 7.5 सावधान वो डराने वाली बात है। एक सिद्धांत आप समझ लीजिए, शनि से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। शनि है कर्मफल दाता, अपने कर्मों को सुधार लीजिए, शनि स्वयं फल बढ़िया देगा। कर्म अगर आपके खराब हैं तो शनि आपको 7.5 में पेलेगा। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर शनि आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। 7.5 खराब नहीं होती है, ना ढैया खराब होती है, और ना शनि खराब है। सिर्फ सारा जो खेल है वो कर्मों का खेल है, क्योंकि कर्मफल दाता है, न्यायाधीश है। आप देखिए, आप जब किसी उसमें जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आपने देखा है वकील और जज क्या पहनते हैं? ब्लैक कलर का कोट। न्याय देते हैं वो। शनि का भी वही रंग है, शनि है न्याय का देवता, दंड उसके हाथ में है। अब अगर आपने अपने इस जन्म में, पूर्व जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, इस जन्म में आपने कर्म करे बहुत खराब, किसी को सताया है, असहायों को सताया है, कुछ ऐसे कर्म करे। अब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बहुत से लोग आजकल, थोड़ा सा टॉपिक अलग हटके हो रहा है, भ्रूण हत्या करा देते हैं कि उनको बेटा चाहिए। अब उसमें कौन कौन भागीदार है? जो माँ बाप हैं वो, उनके साथ 1-2 जो लोग हैं वो, डॉक्टर, कंपाउंडर जो भी हैं वो सब है ना। तो शनि की 7.5 जब आएगी, दावा है मेरा, लिख के रख लेना, और जो सुन रहे हैं उन सबको घुमाएगी वो, क्योंकि ये महापाप है, महाहत्या है। तो एक इससे मैंने समझाया है कि शनि अपनी 7.5 में, अपनी ढैया में आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है, फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। सिर्फ कर्मों का खेल है, कर्म सुधारिए। और वैसे ये है, अगर आपकी कुंडली में शनि नीच का है, या कुंडली बस आपको दे रहा है दुख, पीड़ित कर रहा है, तो बहुत सारे उपाय हैं, कीजिएगा। अच्छा, बहुत सरल उपाय हैं, किसी बड़े बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है आपको। अभी मेरे ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है। तो आप आटे के
गुड़ मिला के 7 पुए बनाए, उनको अपने सर पर बारें और शनि मंदिर में या तो शनिदेव के आगे समर्पित कर दें या फिर बहते हुए जल में चला दें। नहीं, कौन करे? जो शनि की 7.5 से परेशान चल रहा है वो, या जो परेशान नहीं भी है लेकिन 7.5 चल रही है वो कर सकते? 7.5 चल रही है ना, आप कर दीजिए। अच्छा। वैसे तो अगर आपका शनि बहुत अच्छा है तो किसी उपाय की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शनि ऐसा भी देवता है कि अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको कोई गलत फल नहीं देगा। शनि बहुत अच्छा है। शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है, आप दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर जाइए। ओके। क्योंकि दक्षिण दिशा किसकी दिशा है? तो चार जी आप भी जानते होंगे, यम की दिशा है। यम उनका भाई है। और यम कालों के काल कौन है? महाकाल। और महाकाल का रुद्र अवतार है हनुमान जी। तो आप दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर जाइए। दक्षिण मुखी मतलब हनुमान जी का फेस दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी साउथ फेसेस हो। बिल्कुल बिल्कुल, उस मंदिर जाइए। 11 आप हनुमान चालीसा के बजरंग बाण का संपुट लगा के, संपुट मतलब एक आगे और एक पीछे, पहले बजरंग बाण का पाठ, फिर 11 पाठ हनुमान चालीसा के, फिर बजरंग बाण। अच्छा। आप कीजिए, फिर उनकी 11 प्रदक्षिणा कीजिएगा, परिक्रमा। अब अगर ऐसा भी मंदिर होता है, शनिदेव के चारों तरफ 11 बार आपको घूमना है। शनिदेव नहीं, पंचमुखी। अच्छा, हनुमान जी के। अब ठीक है, अब आपके दक्षिण मुखी हनुमान जी जो हैं, उनकी आपकी परिक्रमा करने का आपको साधन नहीं है, दीवार पर हैं वो, तब आप क्या करेंगे जी? तो इस सिचुएशन में कोई भी परेशान व्यक्ति ये जाप करके उनके मंदिर में दंडवत लेट जाए और मानसिक प्रदक्षिणा करे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा और मानसिक चीजें बताई गई हैं। तब वो ध्यान में वो परिक्रमा करे 11 बार। सबसे अचूक ये उपाय है। बहुत सारे हैं शनि के उपाय। आप 11 सिक्के लीजिएगा, 7 सिक्के लीजिएगा और उनको बिछा दीजिएगा बिस्तर पर, साइड से आपकी एनर्जी उसमें जाए बस। वैसे लक्ष्मी को बिस्तर पर नहीं बिठा है ना, लेकिन उनको बिछाइएगा। 1-1 रुपए के सिक्के, कॉइन है, लोहा है, शनि का है, और आपकी एनर्जी उसमें जाए बॉडी की, और अगले दिन उनको बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। तो बहुत सारे शनि के उपाय हैं। ये सारे उपाय करके आप शनि को शांत कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग उपायों के पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं अगर मेरी लाइफ में है, अगर ऐसा होना है तो फिर उपाय क्या करेंगे? उपाय कम करते हैं चीजों को। लाइफ का कोई इवेंट आप बदल नहीं सकते। ईश्वर ने जो रचना रच दी है उसको आप बदलने वाले कोई नहीं है। अच्छा। उसने जो लिख दिया आपके भाग्य में, उसको बदलने वाले हम मानव कोई नहीं है। वो तो घटना होनी ही होनी है, लेकिन उसको हम टाल सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। सपोज किसी का एक्सीडेंट होना है और उसमें वो ऊपर ही चला जाए, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम उपाय करेंगे, पूजा करेंगे, तब उसका फ्रैक्चर होकर ही बच जाए। ये असर होता है। अच्छा, शनि के साथ साथ एक राहु बहुत डराता है जी, तो राहु का क्या सीन है? मेरे को राहु बहुत पसंद है। मैं राहु से बिल्कुल नहीं डरती। मतलब मेरा ऐसा मानना है, राहु और केतु और शनि, इनको बहुत भयानक रूप दे दिया है, क्योंकि लोग डरेंगे तो हमारे पास आएंगे। मेरा ऐसा मानना है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि राहु जो है ना, राहु बहुत अच्छा ग्रह है। कलयुग का राजा है राहु। कलयुग का राजा बताया गया है। गलत दिशा में लेकर जाता है, गलत जगह लेकर जाता है। क्या है, राहु अटैचमेंट देता है आपको। अच्छा। जिस घर में बैठा है उस चीज से अटैचमेंट दे देगा। लग्न में बैठा है, आप अपने में ही, मैं ही सब कुछ हूँ। राहु क्या है, भ्रम पैदा तो करता है, इल्यूजन करता है। वो आप स्मोक है ना, चारों तरफ धुआं दिख रहा है, आपको आगे का दिख ही नहीं रहा, लेकिन हो सकता है अचानक आपको आगे का कुछ दिख जाए। अचानक करता है चीजें लाइफ में वो। लेकिन राहु गलत नहीं है। राहु कुंडली में पीड़ित हो सकता है किसी ग्रह की वजह से, तो उसके उपाय कीजिएगा, लेकिन राहु गलत है ये कहना सही नहीं है। राहु की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? समुद्र मंथन से। चंद्र के साथ छुपकर उसने अमृत पिया था। सूर्यवान नाम का वो राक्षस था, और उसको जब सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने गला काटा तो वो राहु केतु 2 बन गए। तो राहु तो अपूर्ण है। तो उसके साथ एक चीज और है कि राहु जिस घर में बैठेगा उससे आपको अटैच करेगा, लेकिन एक अधूरी इच्छा आपकी रह जाएगी, क्योंकि उसकी अमृत पान तो कर लिया था, पर अमर होने की इच्छा अधूरी रह गई थी। तो राहु जहां बैठेगा वह एक इच्छा आपकी अधूरी छोड़ेगा। आपको हमेशा अधूरापन देगा वो। आपको अधूरापन देगा एक। सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ रह गया। सब कुछ मिलने के बाद भी लगेगा कुछ और होता, कुछ रह गया। कभी आपको रुकने नहीं देगा वो। कभी आपको रुकने नहीं देगा। और राहु जब कलयुग का राजा बताया गया है, तो राहु आपका ब्रेन है, विद्युत से तेज गति चलेगी आपके दिमाग की। राहु अगर आपके लग्न में बैठा है, राहु आपके पंचम में बैठा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे होने में, संतान होने में दिक्कत आती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु संतान देता है, हाँ, वो आपको देरी से देगा। आपके मिसकैरेज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन देगा जरूर। ओके। अच्छा, जब बात चल रही है ग्रहों की, नक्षत्रों की, और आप कह रहे हैं कि कुंडली आपको सब कुछ बताता है, एक बहुत कॉमन सा सवाल है मेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एलन मस्क या दुनिया का कोई भी वो व्यक्ति जो आज ऊंचाइयों पर है, जिस सेकंड पर वो व्यक्ति पैदा हुआ, उसके ग्रह नक्षत्र और उस सेकंड पर पैदा हुए दूसरे
और भी बहुत सारे बच्चे उसी सेकंड पर पैदा हुए होंगे, जी। वो बच्चे सब तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने, जी, सब तो बिल्कुल। एलन मस्क नहीं बने। क्यों? एक समय पर पैदा हुए बच्चे के ग्रह नक्षत्र सब कुछ सेम है, बट एक प्रधानमंत्री बनता है और दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बनता। तो फिर ग्रहों ने उसको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, दूसरा व्यक्ति को? सबसे इसमें समझने वाली बात तुषार जी ये है, ग्रह नक्षत्र बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके समझना पड़ेगा इसको। जैसे ये सब कुछ है हमारे कर्म, जो हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं। कर्म 3 होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामाण। तो संचित कर्म क्या है? पूर्व जन्म में जो हमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, वो संचय होते हैं। और जब हमारी आत्मा इस जन्म में नए शरीर में आती है तो वो संचित कर्मों के साथ आती यानी कि है। सेविंग अकाउंट ऑफ अ कर्मा। हाँ, बिल्कुल, लॉ ऑफ कर्मा है ये। हाँ। ठीक है, आप संचित कर्मों के साथ आए, वो आपका बना प्रारब्ध। एक बच्चा किसी करोड़पति के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसके कर्म बहुत बुरे थे पुनर्जन्म के, सब कुछ पिता का तहस नहस हो गया, वो जमीन पर आ गया। एक बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि प्रारब्ध बन के उसको, जैसे कि आप अभी बात कर रहे हैं, कहीं से कहीं पहुंचा दिया। तो ये हमारे कर्म होते हैं, संचित और प्रारब्ध। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बने? बिल्कुल, क्योंकि वो उनके क्रियामाण कर्म हैं, जो वर्तमान में वो अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये भी हमारा चक्र है। आप कर्म अच्छे कर रहे हैं ना, तो कर्म लौट के आता है आपके पास। अच्छे कर्म कर रहे हैं, लौट के आएंगे आपके कहते हैं पास। अच्छा बुरा इस जन्म का इसी जन्म में है, पुनर्जन्म से आप लेके आते हैं, लेकिन इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपका अच्छा ही अच्छा होगा। उनको नाइट्रो बूस्टर मिल रहा है और तेजी से वो आपको आगे निकल जा रहे हैं। हमारे शरीर में जो एनर्जी है, हम अच्छे पॉजिटिविटी के साथ अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो रिवील्स होगी। आप देखिए, आप करके देखिए। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि कर्म जो होते हैं वो हमारे आगे की जिंदगी को या अगले जन्म को बनाते हैं जी। तो किस्मत और कर्म दो ऐसे शब्द हैं जो दोनों शुरू तो के से होते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग हैं। क्या किस्मत होती है और कर्म कुछ नहीं होते, या कर्म सब कुछ होता है और किस्मत कुछ नहीं होती? बिल्कुल तुषार जी, इसके बारे में बात करें तो किस्मत होती है। किस्मत आप लेकर आते हैं, पैदा होते हैं। अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत, जो भी है लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन हम अपने कर्मों से उनको बदल सकते हैं, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म प्रधान है। कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। अच्छे कर्म करो। आप सुनते ही होंगे ये सारी चीजें। किस्मत एक अच्छा लेकर आया कोई, लेकिन उसके कर्म बुरे हैं, उसने बर्बाद कर दी है वो सारी चीजें। जो उसके पास पैसा है, धन दौलत है, उसने सब बर्बाद कर दी। किस्मत कोई बुरी लेके पैदा हुआ, लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, कर्म अच्छे हैं, उसने अपनी किस्मत बना दी अपने कर्मों से। कर्म का, किस्मत का अपना रोल है, लेकिन आप कर्म से बदल सकते हैं, सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। अब तुलसीदास जी की एक दोहा है जिसको मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही प्यारा है। कि तुलसीदास जी ने रामायण में बोला हुआ है ऐसा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, देव देव आलसी पुकारा। लोगों ने उनको आलसी पुकारा था, अरे निकम्मा है ये, तो पत्नी ने भी छोड़ दिया था उनके लिए। लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से रामचरितमानस की रचना की और फिर विश्व विख्यात हुई, सबसे बड़ा महाग्रंथ है। तो कर्मों का इतना बड़ा रोल है, कर्म सुधार लीजिएगा। यानी कि किस्मत आपको सब कुछ दे रही है। हाँ। आपको बहुत कुछ किस्मत में दिया, लेकिन अगर कर्म आपके खराब है तो आप उसे बिगाड़ लेंगे। आप उसे बिगाड़ लेंगे। और अगर कर्म अच्छे हैं तो आप उसे बना भी लेंगे। मेरे हिसाब से 70% कर्मा काम करते हैं, 30% आपकी किस्मत चलती है। मेरे हिसाब से सबका अपना अपना मानना हो सकता है। किस्मत है, लेकिन किस्मत को बदल सकते हैं आप अपने कर्मों से। किस्मत की आपने बात की, मैं मैनिफेस्टेशन पर आता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी आज के समय में है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर मैं पूरी शिद्दत के साथ किसी चीज को चाहूं तो पूरी कायनात उसे मुझसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। एक बहुत फेमस डायलॉग है। यानी कि अगर मैं रोज बैठकर ये कहूं कि मुझे एक फलानी चीज चाहिए या मुझे जिंदगी में ये बन रहा है, तो इसका मतलब है कि एक समय के बाद वो चीज मेरे साथ हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जी, आप एक बात बताइए, आपने कभी अपनी दादी या नानी से ये सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो? हाँ, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, सुना है? आपने कभी ये सुना कि सुबह उठकर ही पढ़ो? हाँ, सुबह पढ़ने से याददाश्त तेज होती है। तो अब मैं यहीं से शुरू करती हूँ। मैनिफेस्टेशन क्या है? आज से नहीं है, आज रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उनसे हम सीख रहे हैं कि, और ये प्रचलन में भी आ रहा है, लोग मैनिफेस्टेशन अलग अलग ट्रिक्स हैं इसकी। अलग अलग ट्रिक्स हैं, लेकिन ये होता है, इसको मैं समझा रही हूँ। ये हमारे वैदिक शास्त्र में पहले से ही है। अहम ब्रह्मास्मि। अब मैं ब्रह्म नहीं हूं, पहले इसको भी समझेंगे। मैं ब्रह्म नहीं हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, मुझ में ब्रह्म है।
श्री कृष्ण ने कहा है कि हर आत्मा में मैं वास करता हूँ। तो जब परमात्मा आपकी आत्मा में वास कर रहा है तो उस चेतना को जागृत करके आप सीधा परमात्मा से संबंध स्थापित कर रहे हैं। हो गया मैनिफेस्टेशन। परमात्मा से जब आपका संबंध स्थापित हो गया तो आप कौन सी ऐसी चीज है वो नहीं पा सकते हैं। डेली अपनी आत्मा से बोलिए, मैनिफेस्टेशन में वही है, बोलिए लिखिए, आप डेली बोलिए अपनी आत्मा से, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। परमात्मा सुन रहा है ना आपके हृदय में बैठा, वो आपको ये चीजें देगा। सुबह 3:20 से 3:40 तक का टाइम होता है जब सरस्वती आपकी जिह्वा पर बैठती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आप उस टाइम कुछ भी मांग कर देखिएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, सुबह उठ के क्यों कहा जाता है पढ़ो? क्योंकि सरस्वती माँ उस टाइम होती है, सारे देव जो होते हैं, सारे देव उस टाइम पर जागृत होते हैं, देवीय शक्तियां जागृत होती हैं। और जब आप कोई भी चीज की विश करते हैं या कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रिवील हो रही होती है। और इसी तरह से इसको दूसरी तरह से मैं समझाती हूँ कि मैनिफेस्टेशन लोग बोलते हैं कि करना है करना है। आप कभी भी ना अपने माइंड को क्लियर रखिए, क्योंकि ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, और वो होना स्टार्ट हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड उसको कॉल करता है इस कॉस्मिक एनर्जी से। कॉस्मिक एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी होती है, वही है ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ऊर्जा है, ब्रह्मांड हमारे अंदर है, ब्रह्म हमारे अंदर है। जहां ब्रह्म वहां ब्रह्मांड, जहां ब्रह्म वहां ब्रह्मांड, तो सारा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है। तो अपनी चेतना को जागृत करो। थोड़े स्पिरिचुअल होने के लिए क्यों कहा जाता है? आजकल इतना स्ट्रेस है लोगों के पास कि वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं झेल पाते, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो इसीलिए कहा जाता है थोड़े स्पिरिचुअल हो जाओ, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही ब्रह्म है, मुझ में ही परमात्मा है, मुझ में ही ब्रह्मांड है। और सारी चीजें, दावे से कहती हूँ, सारी चीजें जो आप चाहेंगे आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आप सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है, अपना सकारात्मक नजरिया रखने की जरूरत है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र से आप अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं, बदलना जरूरी नहीं है। बिल्कुल आसान कर सकते हैं। ये आपको आपकी जो दशा है, महादशा है, उसको दिशा देती है। ओके, यानी कि आप बदल नहीं सकते लेकिन अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। जो इवेंट होने हैं वो होने ही है, लेकिन आप उसको बहुत इजी कर सकते हैं। हर इवेंट को आप इजी कर सकते हैं। ये आपको दिशा देगी, ये निर्देश देगी आपको करना क्या है। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जी, वो आपको बता देंगे आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कब प्रभावी होगा, क्या होने वाला है। ओके, एक एक पल की आपको बता देंगे, अगले पल की प्रिडिक्ट कर देगा, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एस्ट्रोलॉजी, बल्कि मेरा तो एक व्यू जो है वो थोड़ा सा और ब्रॉड हुआ इस चीज़ को समझने के बाद कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से आपकी लाइफ को आसान कर सकती है। थैंक यू, आप आज इस हमारे पॉडकास्ट में आए और सारी चीज़ों को आपने बहुत क्लियर तरीके से रखा। आई होप अगर हमारे व्यूअर्स पसंद करेंगे तो आगे भी मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा एक शास्त्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। और आपकी तो वैसे भी अगर मैं पेरेंटल लेगेसी को देखूं तो आप उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। वेलकम, थैंक यू सो मच।